Hello dear students, welcome to my channel SRK Tuition Tutorial। आज हम डिस्कस करेंगे लाइफ प्रोसेसेस का चैप्टर है जो कि सब्जेक्ट बायोलॉजी में से लिया गया है और जितने भी सीबीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा ये चैप्टर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेसेस से। लाइफ प्रोसेसेस होता क्या है ये सबको पता होना चाहिए। सबसे पहली जो भी आपकी डेफिनेशन है बायोलॉजी सब्जेक्ट में, जितने भी सीबीएसई बोर्ड है उनके लिए सबसे पहले लाइफ प्रोसेसेस जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेसेस से। लाइफ प्रोसेसेस एक बहुत ही ज़्यादा बेसिक कंपोनेंट्स होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी भी ह्यूमन बींग्स के लिए, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। तो उसको किस तरह से मेंटेन करना उस लाइफ को, दैट इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। तो आप इसको सिंपल लैंग्वेज में भी बोल सकते हो, लाइफ प्रोसेसेस आर द बेसिक कंपोनेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच आर नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग देयर लाइफ। नेक्स्ट है हमारे पास, अब कौन कौन से लाइफ प्रोसेसेस बेसिक कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं जो भी लाइफ प्रोसेसेस है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो वो उसके लिए हमें पर्टिकुलर प्रोसेसेस की नीड पड़ती है, जैसे कि न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पायरेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया और एक्सक्रीशन हो गया। तो बच्चों को ये चीज़ें लर्न करनी पड़ती है कि लाइफ प्रोसेसेस में कौन से बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। तो हमने बता देना है कि बेसिक कंपोनेंट्स हमारे पास न्यूट्रिशन होता है, रेस्पायरेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। ये सारे के सारे हमारे को लाइफ प्रोसेसेस को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं न्यूट्रिशन होता क्या है। जो भी हम फूड लेते हैं, ठीक है, उसको हमारी बॉडी क्या करती है, मतलब प्रोसेस करती है, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। आप इस सिंपल लैंग्वेज में भी बोल सकते हो कि न्यूट्रिशन एक प्रोसेस होती है जिसमें फूड को लिया जाता है ऑर्गेनिज्म के थ्रू, और क्या करता है जो भी उसने फूड लिया उसको यूटिलाइज करती है उसकी बॉडी जीने के लिए, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है रेस्पायरेशन। अब रेस्पिरेशन क्या होता है हमारे पास, रेस्पिरेशन भी हमारे पास एक प्रोसेस होती है जिसमें फूड क्या होता है, फूड हमारे जो सेल्स होते हैं बॉडी के वहाँ पे क्या हो जाता है, वो जल जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की हेल्प से, और वो हमें क्या दे देता है, एनर्जी रिलीज कर देता है, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन या रेस्पिरेशन। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन की क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें लाइफ जीने के लिए, लाइफ जीने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि जितना भी हमारा फूड होता है, ऑक्सीजन होती है, वाटर होता है, जितने भी हमारे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो सारे के सारे हमारी बॉडी क्या करता है, हमारी बॉडी का पार्ट होता है वो कैरी करता है उसको, और अदर पार्ट ऑफ द बॉडी होता है उसको दे देता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। एक्सक्रीशन क्या होता है, एक्सक्रीशन भी एक प्रोसेस होती है जिसमें कि वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो कि हमारी बॉडी से क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, और जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं हमारी बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। जैसे कि हमारे पास किडनी होती है, हमारी किडनी क्या करती है, हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करती है और जितना भी वेस्ट होता है उसको हमारी बॉडी से बाहर निकाल देती है। उसी तरह से एक्सक्रीशन प्रोसेस भी जरूरी होती है हमारी लाइफ के लिए। तो ये सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लाइफ प्रोसेसेस में। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ इसी चीज़ को कि लाइफ प्रोसेस एक बेसिक कंपोनेंट होता है ज़िंदगी जीने के लिए, ठीक है। अगर ज़िंदगी जीने के लिए हमें इन फेजेस से क्रॉस होना पड़ता है, जो जो ये कंपोनेंट्स है, न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है और एक्सक्रीशन है, इन सब कंपोनेंट से स्टार्ट होके हमें हर एक चीज़ को इन्हीं प्रोसेसेस को कंप्लीट करके हमारी बॉडी क्या करती है, सरवाइव करती है, ठीक है। तो जितने भी हमारी ह्यूमन बींग्स हो गए, हमारे एनिमल्स हो गए, उनको इन सब सारी जो भी प्रोसेसेस है इनको क्रॉस करना पड़ता है, इनको रोज़ फॉलो करना पड़ता है, इन्हीं को फॉलो करके हमारी जो लाइफ प्रोसेस है वो चलती है। नेक्स्ट है हमारे पास, जैसा कि स्क्रीन के ऊपर आप देख ही रहे हो, यहाँ पे मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम का एक डायग्राम बनाया है आपके लिए। तो सबको पता होगा कि टंग क्या होती है, टंग हमारी जीभ होती है, माउथ हमारा मुंह होता है, ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। इसे बोलते हैं एसोफोगस, ये हमारा एसोफोगस होता है। जो यहाँ पे फूड पाइप होती है ना, फूड पाइप को एसोफोगस भी बोलते हैं। तो कंफ्यूज मत ना, जिस जिस पाइप से हमारा फूड जाता है हमारे स्टमक में, उसे ओसोफोगस के नाम से भी जाना जाता है। आगे हमारे पास
डायफ्रागम, अब डायफ्रागम है हमारे पास, इससे क्या होता है, कई बार हमें हिचकी स्टार्ट हो जाती है, हिचकी स्टार्ट होती है और वो रुकती ही नहीं है, वो किसकी वजह से होता है, हमारा जो डायफ्रागम होता है उसकी वजह से, ठीक है। तो ये डायफ्रागम में कुछ हमारे सब्सटेंसेस एंटर हो जाते हैं, उस वजह से, डायफ्रागम की वजह से हमारे को क्या आती है, हिचकी आती है। हम बोलते हैं कि हमें कोई याद कर रहा है, वो तो नॉर्मल लैंग्वेज में बोल देते हैं इस चीज़ को, बट अब जब आप लॉजिकली सोचोगे, साइंटिफिकली सोचोगे, तो यही रीज़न है, जो हमारा डायफ्रागम होता है वो फूल जाता है किसी सब्सटेंस के एंटर होने से, इसलिए हमें हिचकी आती है। नेक्स्ट है गॉल ब्लैडर। अब गॉल ब्लैडर आपको पता होना चाहिए गॉल ब्लैडर क्या चीज़ होती है, ये हमारे जितना भी बॉडी का जो भी हम खाते हैं, उनको जो भी बाइल्स होता है उसको स्टोर करके रखती है गॉल ब्लैडर, ठीक है। गॉल ब्लैडर ना हो हमारे शरीर में, तो हमारे से जो भी हम खाते हैं, कोई भी चीज़ खाते हैं, उससे वो हमारे को डाइजेस्ट नहीं होती, और उसी तरह से हमारी जो लूज मोशन लग जाते हैं हमारे को, कई बार हमारे को अनडाइजेस्टेड स्टूल निकलता है। तो ये सारा का सारा हमारा गॉल ब्लैडर ना हो इसलिए होता है। गॉल ब्लैडर होता है तो ये क्या कर देता है, सारी की सारी जो भी हमारी बॉडी की प्रोसेस है उसको अच्छे से प्रॉपर डाइजेस्ट करके ही हमारे स्टमक में भेजता है जो भी फूड है। और अगर हमारे पास गॉल ब्लैडर ना हो, गॉल ब्लैडर निकाल दिया जाता है कुछ लोगों का, क्योंकि उसमें गॉल स्टोन होता है, तो गॉल स्टोन निकालने के बाद पूरा का पूरा जो भी प्रेशर पड़ता है वो बेचारे लीवर के ऊपर पड़ जाता है। तो ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास अब लीवर, यहाँ पे आप लीवर देख सकते हो। स्टमक, ऑब्वियस सी बात है, स्टमक में हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन होती है और लार्ज इंटेस्टाइन होती है, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है आपने। ये जो बाहर की लेयर दिख रही है आपको, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है। और पेनक्रियास सीधा ही हमारे पास लीवर, जो हमारा लीवर है उसके साइड में, साथ में ही पेनक्रियास होता है, और नीचे अपेंडिक्स है हमारे पास, और उससे लास्ट में एनस आता है। तो ये आपने याद रख लेनी है डायग्राम, और इसकी लेबलिंग याद रख लेनी है, पेपर के लिए आता है। और स्टमक की शेप इस तरह से होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की इस तरह से, लार्ज इंटेस्टाइन की इस तरह से, और गॉल ब्लैडर की इस तरह से। नेक्स्ट है हमारे पास, जो कि आप देख रहे हो, रेस्पिरेटरी अपरेटस के बारे में बताया गया है। अब रेस्पिरेटरी अपरेटस में ऑब्वियस सी बात है, सांस से रिलेटेड है, ब्रीथिंग से रिलेटेड है। लंग्स क्या करते हैं, लंग्स से ब्रीथिंग, हम क्या लेते हैं, सांस लेते हैं। अगर हमें लंग्स ना होते तो हम सांस ही ना ले पाते। तो लंग्स का क्या यूज़ है रेस्पिरेटरी अपरेटस में, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको बताई है इसमें। आपको ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बताया है, जिसमें कि आपको हर एक चीज़ बताई है। हमारा नासल पैसेज होता है, यहाँ से हमारी क्या होती है, हम सांस लेते हैं नासल पैसेज से होके, और ये माउथ कैविटी है हमारी, और ये हमारे पास नीचे देख सकते हो आप, लैरिनिक्स है, और ये हमारा पेरिनिक्स है, ठीक है। और ये ट्रैकिया होता है हमारे पास, रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस होते हैं हमारे पास, और ये लंग्स है हमारे, ये देख रहे हो ना आप, ये बीच में दिख रही है चीज़ आपको, ये रिब्स है, इधर होता है हमारा डायफ्रैगम, ठीक है, डायफ्रैगम। और ये हमारे पास ब्रोंची है, और ये ब्रोंची होल्स होते हैं हमारे पास थोड़े थोड़े, और ये हमारे पास एल्वुलर सैक होते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो एल्वुलर सैक होते हैं हमारे पास, इनमें लिक्विड भर जाता है, तो हमें जाके डॉक्टर से निकलवाना पड़ता है, नहीं तो इससे क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। तो ये सारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये सारा का सारा प्यारे बच्चों आपने लर्न करना है, और इसकी जो भी लेबलिंग है वो पेपर में आ जाती है, तो कोई ज़्यादा टफ नहीं है, इजी है। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूट्रिशन। अब ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, न्यूट्रिशन एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या करता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है फूड को लेता है और उसको बेस्ट ऑप्टिमल वे में यूटिलाइज करता है, जिससे कि हमारी बॉडी बिल्ड होती है, जैसे कि उसमें जो भी ग्रोथ होगी, कोई आप अच्छे से कोई चीज़ लोगे, अच्छे से खाना खाओगे, तो आपकी बॉडी में क्या होगी, डेवलपमेंट होगी, आपकी बॉडी की अच्छे से ग्रोथ होगी, और जितने भी आपकी बॉडी में डैमेज पार्ट है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, रिपेयर हो जाएंगे, और आपको फूड से क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारी न्यूट्रिशन के ऊपर ही डिपेंड करती है। अगर हम गुड फूड खाएँगे, गुड न्यूट्रिएंट से भरा, जैसे सैलेड वगैरह खाएँगे, तो हमारी बॉडी को अच्छी चीज़ें मिलेगी, अच्छी एनर्जी मिलेगी, अच्छी
विटामिन्स मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है न्यूट्रिशंस में। और जितनी भी हमारी लाइफ अर्थ के ऊपर होती है वो डिपेंड करती है हमारे जितने भी कार्बन के बेस्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके ऊपर। जैसे कि हमारे पास आप ले लो एग्जांपल, जैसे कोई भी रॉ मटेरियल है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए नेसेसरी होना चाहिए, तो वो आपको पता ही है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए कौन सा नेसेसरी रॉ मटेरियल है जो कि कंपल्सरी है उसके लिए कि उसको हो ये चीज़ें मिलनी ही चाहिए। देखो फूड हमने मिलना ही चाहिए, नहीं तो भूख के मारे फूड के मारे जो फूड नहीं खाएँगे तो भूख के मारे मर जाएँगे। वाटर तो हमें चाहिए ही, पानी नहीं मिलेगा हमारे को तब भी मर जाएँगे हम। और एक हवा चाहिए होती है हमारे को, इंसान को जीने के लिए। तो ये सारी की सारी हमारे न्यूट्रिशन में आती है, सारी की सारी प्रोसेसेस। तो आप बोल सकते हो न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी तरह से मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में हमारे पास 2 मेन मोड्स आते हैं न्यूट्रिशन के। फर्स्ट एक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, नेक्स्ट हमारे पास हिटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आपको ये है कि पेपर में पूछ लेंगे व्हाट इज न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऑब्वियस सी बात है न्यूट्रिशन बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, उनकी ग्रोथ के लिए, जो भी हमारे डैमेज टिश्यू है उनको रिपेयर करने के लिए। बाकी आप बोल सकते हो कि कौन कौन से मोड्स होते हैं हमारे पास, कौन कौन से टाइप्स होते हैं न्यूट्रिशन के। तो आप बोल सकते हो एक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, दूसरा हिटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। अब इसमें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को आपने डिफाइन करना है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता क्या है? एक तरह की न्यूट्रिशन होती है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपना फूड बनाते हैं एक सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के यूज से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होगी हमारी, वाटर हो गया, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल जो भी क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। आप ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का एग्जांपल दे सकते हो, जितने भी ग्रीन प्लांट्स है और कुछ बैक्टीरिया होते हैं हमारे, वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का बेस्ट एग्जांपल है। और ऐसे ही हिटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होती है, एक तरह की न्यूट्रिशन होती है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपना फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट से लेते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल दे सकते हो आप, एनिमल्स, फंजाई होगी हमारे पास और सम बैक्टीरिया हो गए, वो हमारे पास हिटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का बेस्ट एग्जांपल है। और ये पेपर में आते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हिटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, बहुत ईजी है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऐसी न्यूट्रिशन होती है जिसमें क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाते हैं, किसकी हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से, वाटर की हेल्प से, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। और इसके एग्जांपल दे देना, नॉर्मल है, ग्रीन प्लांट ही करते हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं। और कुछ बैक्टीरिया होते हैं। हिटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होती है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करता है, फूड लेता है प्लांट से, दैट इज कॉल्ड हिटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एग्जांपल दे दो, एनिमल, फंजाई और सम बैक्टीरिया हो गए हमारे। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास अब हिटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो हिटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के हमारे पास 3 मेन टाइप्स होते हैं, जिसमें कि हिटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होती है हमारी, और सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक और होलोजोइक न्यूट्रिशन। मतलब ये आपने पेपर में याद रखनी है। हमारे पास हिटरोट्राइप न्यूट्रिशन 3 टाइप्स की होती है। उसमें आता है सैप्रोफिटिक, कौन सी, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, सेकंड है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, और थर्ड है होलोजोइक न्यूट्रिशंस। तो ये सारी की सारी आपने याद रखनी है। बहुत सिंपल नोट्स मैंने बनाए हैं, प्लीज़ कृपया करके इनको पढ़ना और अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करना। अब मैंने इनको डिफाइन कर दिया है। जो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन है मेरे पास, तो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशंस क्या होता है, ये एक तरह की न्यूट्रिशन होती है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपना फूड डेड और जितने भी डिकेइंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, डेड मतलब मरे हुए और बहुत बरसों से दबाए हुए ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनसे क्या करते हैं, अपना फूड लेते हैं। और जितना भी जो उनका फूड होता है उसको, वो जितनी भी उसकी बॉडी होती है और जो जितनी भी बॉडी होगी इसकी ब्रेक डाउन कर देती है उसके फूड को, और उसको अब्जॉर्ब कर लेती है। तो आप इसमें सेप्रोटिक न्यूट्रिशन में ये चीज़ें बता सकते हो कि सेप्रोटिक न्यूट्रिशन हमारी एक तरह की न्यूट्रिशन होती है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड डेड एनिमल से और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से लेता है और उसको ब्रेक डाउन कर देता है आउटसाइड द बॉडी, और फिर अब्जॉर्ब भी कर लेता है उसको। जैसे कि मशरूम क्या होता है हमारा, एक सेप्रो सेप्रोटिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल है। जैसे ब्रेड
मोल्ड हो गया, ईस्ट हो गया हमारे पास, ईस्ट मिलता है जैसे हम आटे में डालते हैं, फिर आटे में हमारी जो रोटी होती है ना वो फूल जाती है, तो ईस्ट हो गया हमारा। तो ये सारा का सारा हमारा किसका एग्जाम्पल है, सेप्रोइटिक न्यूट्रिशन का। ऐसे ही हमारे पास पैरासिटिक न्यूट्रिशन होती है। पैरासिटिक न्यूट्रिशन हमारी एक तरह की न्यूट्रिशन होती है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपना फूड लिविंग ऑर्गेनिज्म से, लिविंग ऑर्गेनिज्म को बिना मारे बनाता है। उसमें क्या करता है, उसमें जो डेड होते हैं और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म है उनके थ्रू बनाता है सेप्रोइटिक न्यूट्रिशन में। इसमें पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या करता है, वो डेड एनिमल को बनाए बिना, डेड एनिमल को मारे बिना वो अपना क्या बनाता है, फूड बनाता है। दैट इज कॉल्ड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब पैरासिटिक न्यूट्रिशन का एग्जांपल दे सकते हो आप, जैसे हमारे पास सिंपल सा एग्जांपल देना, राउंड वॉर्म हो गया, टैबवॉर्म हो गया, ये दे देना एग्जांपल आप, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लीचीज हो गए, छोटे छोटे लीचीज होते हैं ना हमारे, जैसे पशु होते हैं, कुत्ते होते हैं, उनको पड़ जाते हैं छोटे छोटे लीचीज। लाइस हो गया, जुएं पड़ती हैं ना, कुछ लोग होते हैं उनके सिरों में जुएं पड़ जाती है, तो जुएं हो गई, लीचीज होगी, राउंड वॉर्म हो गया, हमारे सर्दियों में हमारे को, बरसात में हमारे को राउंड वॉर्म दिखते हैं, जैसे टेबवॉर्म हो गया या प्लाज्मोडियम हो गया, ये सारे हमारे एग्जाम्पल है पैरासिटिक न्यूट्रिशन के। अब उसके बाद आता है हमारे पास होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन हमारी एक तरह की न्यूट्रिशन होती है जिसमें हम फूड डायरेक्टली लेते हैं, उसको क्या कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या बता देना आपने, अमीबा बता देना इसका एग्जाम्पल, ठीक है। या फिर आप पैरामीशियम बता देना। पैरामीशियम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बर्ड स्पीशीज, ह्यूमन, सारे किसके अंदर आते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन में। क्योंकि होलोजोइक न्यूट्रिशन एक तरह की न्यूट्रिशन होती है जिसमें ऑर्गेनिज्म खुद अपना फूड लेता है डायरेक्टली, और खुद ही डाइजेस्ट करता है, खुद ही बनाता है अपना भोजन, खुद ही खा लेता है, ठीक है। तो ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, अपना फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ले लेते हैं, और फिर उसको खाते हैं, फिर उसके बाद उसका डाइजेस्ट हो जाता है, और उनकी बॉडी क्या कर देती है, ऑब्जॉर्व कर लेती है, जिससे उन्हें एनर्जी मिलती है, और अलग तरह के बहुत सारे विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, सारी भी चीज़ें मिलती है उनको, ठीक है। तो आपको समझ आ गई ये सारी चीज़ें। तो हिट्रोट्रॉपिक को 3 टाइप्स की कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन है, एक हमारे पास पैरासिटिक न्यूट्रिशन है, और थर्ड है होलोजोइक न्यूट्रिशन। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल मशरूम दे देना और ईस्ट दे देना, और पैरासिटिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल आप प्लाज्मोडियम दे देना, और जैसे कि आप इजी भी कर सकते हो, लीचीज दे देना, ठीक है। और जितनी भी होलोजोइक का एग्जाम्पल ऑब्वियस सी बात है, ह्यूमन बींग्स दे देना, बर्ड्स, फिशेस, सारे दे देना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स में क्या होता है, न्यूट्रिशन का यूज़ क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, फोटोसिंथेसिस। बच्चे चौथी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। फोटोसिंथेसिस होता क्या है, फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें प्लांट अपना फूड खुद बनाता है, किसकी प्रेजेंस से, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस से। प्रेजेंस क्या चाहिए होती है, सनलाइट की प्रेजेंस चाहिए होती है, और क्लोरोफिल की प्रेजेंस चाहिए होती है, जिसमें प्लांट अपना फूड खुद बनाता है। और जो फूड होता है हमारे पास, जैसे कि हमारे पास वो हमेशा किसकी फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, और कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ऑक्सीजन इसमें क्या होती है, रिलीज होती है। ऑब्वियस सी बात है, जो प्लांट्स है वो क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और छोड़ते क्या है, वो हमारी ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो इनहेल एक्सेल कर लेना, ठीक है। इनहेल करते हैं वो, क्या इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और एक्सेल क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन। तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें प्लांट खुद अपना भोजन तैयार करता है, किसके यूज से, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के यूज से। प्रेजेंस किसकी चाहिए होती है, सनलाइट और क्लोरोफिल की, ठीक है। और इसमें जो भी है हमारे पास फूड, वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, और ऑक्सीजन इस प्रोसेस में क्या होती है, रिलीज कर देते हैं हम, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखनी है आपने। नेक्स्ट है हमारे पास इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब हर एक बच्चे को पता है क्या इक्वेशन है, ऑब्वियस सी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, वाटर चाहिए होता है, और क्या चाहिए होती है, सनलाइट चाहिए होती है, ठीक है, और क्लोरोफिल। तो ये सारी की सारी हमारी क्या बन गई, ये ग्लूकोज होता है हमारा C6H12O6, ये ग्लूकोज है, और इससे कार्बन डाइऑक्साइड है, ये हमारा वाटर है, और ये ग्लूकोज है, और ये हमारे पास क्या निकल गया, ऑक्सीजन निकल गया। तो इसको फिर बैलेंस कर देना है आपने। तो उसके बाद इस तरह से हमारी ये
इक्वेशन बन जाएगी। तो आपने इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस भी पेपर में लिख के आना है। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के बारे में बताना है आपने। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस 3 मेन स्टेप में परफॉर्म होती है। सबसे पहले तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी होती है, जो कि क्लोरोफिल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट होती है हमारे पास जो लाइट एनर्जी होती है, वो केमिकल एनर्जी में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। फिर जितने भी वाटर मॉलिक्यूल है वो क्या कर जाते हैं, टूट जाते हैं। टूटने से हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलती है। और थर्ड में आपने बताना है जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसकी रिडक्शन हो जाती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाती है हाइड्रोजन के साथ मिलके, फिर वो क्या कर देती है, फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के। अब यहाँ पे देख सकते हो आप प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ये पानी है, कुछ पानी को H2O बोलते हैं। ये क्या छोड़ते हैं, प्लांट्स हैं, ये ग्रीन प्लांट्स है। ये अपना भोजन बना रहे हैं किसकी प्रेजेंस से, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस से और कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट की प्रेजेंस से। ठीक है, तो ये क्या छोड़ेंगे, ऑक्सीजन रिलीज करेंगे। तो ये सारी की सारी आप प्रोसेस बना के बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल होता क्या है, क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट्स होती है हमारे लीव्स के अंदर, उसको क्या बोल देते हैं, क्लोरोफिल। अगर हम ये चीज़ अगर माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो हम वहाँ पे देखेंगे उसमें छोटे छोटे ग्रीन डॉट्स दिखाई देते हैं हमारे को। और एक ग्रीन डॉट्स का स्ट्रक्चर बना होता है वहाँ पे, उसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, जो कि इसको कंटेन करता है, क्लोरोफिल को। तो आपको पेपर में पूछ लेते हैं कि क्लोरोफिल क्या होता है, आपने सिंपल लैंग्वेज में बता देना है। क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट्स होता है जो कि लीव्स में, पत्तों में पाया जाता है। और अगर हम उनको उसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखें तो हम पाते हैं वहाँ पे छोटे छोटे डॉट हो, जो डॉट जैसा स्ट्रक्चर बना होता है, उसको क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है, जो कि क्लोरोफिल को कंटेन करता है। तो ये चीज़ आपने बतानी है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हो गार्ड सेल विद क्लोरोप्लास्ट बना पड़ा है, ये आपने याद रखने। अपर एपिडर्मिस होता है, मेसोफिल होता है, लोअर एपिडर्मिस होती है, वैक्स होता है हमारे पास, वैक्स कुटिकल। और ये सारी चीज़ें स्पॉन्जी, मेसोफिल, वैक्स कुटिकल, ये गार्ड सेल होते हैं हमारे क्लोरोप्लास्ट के। तो लेवलिंग आ जाती है, एयर स्पेस दिखाया है, ये स्टोमा दिखाया है, स्टोमा क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। यहाँ पे भी आपको बताया कि स्टोमेटा जब हमारा खुलता खुलता है तो उसमें से क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड को अलाउ करता है, जो कि लीफ के अंदर जाती है। और जो लीव होता है, वाटर वेपर क्या लीव कर देता है, वाटर वेपर छोड़ देता है, मतलब वाटर वेपर बना देता है वो। तो ये चीज़ याद रखनी है आपने। नेक्स्ट है गार्ड सेल विद क्लोरोप्लास्ट, ये भी ईजी है। नेक्स्ट है डायग्राम्स हैं, आपने लेबलिंग करनी है डायग्राम्स की। ठीक है, देख सकते हो आप ये सारा। तो नेक्स्ट है हमारे पास टोमेटा। अब स्टोमेटा क्या होता है, छोटे-छोटे हमारे पास क्या होते हैं, छेद होते हैं पत्ते के अंदर। कभी पत्ता तोड़ना आप, फिर उसमें देखना छोटे-छोटे क्या होते हैं, छेद होते हैं, जो कि क्या मतलब एक्सचेंज करते हैं, वो एक तरह की गैस को एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, ये याद रखना आपने। जितने भी हमारे पास स्टोमा होते हैं उनके साथ गार्ड सेल होते हैं, जो कि कंट्रोल करते हैं उनकी, जैसे खुलता है ना हमारा जो पत्ता होता है और क्लोज होता है हमारा, उसके जो पोर्स होते हैं सारे के सारे वो खुलते हैं फिर बंद हो जाते हैं, फिर खुलते हैं फिर बंद हो जाते हैं। जब उनमें पानी एंटर होता है तो वो क्या कर जाते हैं, खुल जाते हैं। फिर उसके बाद वो ओपन हो जाते हैं, मतलब खुल जाएंगे। मतलब स्वेल का मतलब है यहाँ पे कि वो पोर ओपन हो जाएंगे। और जो गार्ड सेल होता है वो क्या कर जाता है, उसमें से वाटर को लूज कर जाता है। फिर उसके बाद वो क्या कर जाता है, बंद हो जाता है। तो इस तरह से स्टोमेटा की प्रोसेस होती है। ये सारा देख लेना, मैंने बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये गार्ड सेल होते हैं हमारे, सरफेस व्यू बताए, क्रॉस सेक्शन व्यू बताया है। तो आप सिंपल सा ये वाला डायग्राम भी बना सकते हो, H2O वाटर वाटर और स्टोमा। ये हमारा क्या करा, खुला है स्टोमा। कभी हमारा स्टोमा क्या हो जाता है, खुल जाता है, कभी क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ये गार्ड सेल है, इसके अराउंड ये क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी, सिर्फ आपने स्टोमा में गार्ड सेल और क्लोरोप्लास्ट। तो ये नेक्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिविटी बतानी है आपने, उस जिसमें कि ये बताया गया है कि क्लोरोफिल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। मान लो मैंने एक पॉटेड प्लांट लिया और उसके जो भी मेरे पास लीव्स थे उनको मैंने क्या किया, डार्क रूम में रख दिया 3 दिन के लिए। तो जो जितना भी स्टार्च था वो उन पत्तों ने क्या कर दिया, या प्लांट्स ने यूज़ कर लिया। फिर उसके बाद उसको मैं 6 घंटे के लिए सनलाइट में रख
रखती हूँ, फिर मैं उसके जो लीफ होते हैं प्लांट के, उनको लेकर जो भी मेरे पास ग्रीन एरिया होगा लीफ का, उसको एक शीट ऑफ पेपर पे रख देती हूँ। फिर जो मैंने लीफ डिप किया बॉइलिंग वाटर के अंदर, तो वो क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, जिससे कि मुझे पता लग जाएगा जो लीफ होगा उसको मैं थोड़े से अल्कोहल का यूज़ करके उसको हीट करूँगी। जो भी मान लो थोड़ा-सा पानी है मेरे पास, गर्म पानी है, तो उससे क्या हो जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा और उससे रिमूव हो जाएगी क्लोरोफिल। तो इस तरह से अगर मैं लीफ को क्या करूँ, वॉश करूँ वाटर में, फिर उसके अंदर मैं आयोडीन सॉल्यूशन, मतलब आयोडीन सॉल्यूशन एक केमिकल होता है, उसके अंदर क्या कर सकते हो, उसके अंदर 3 और 4 ड्रॉप मैंने अगर डाल दी, तो उससे क्या हो जाएगा, उससे जो ग्रीन पार्ट होता है हमारे लीफ का, वो ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है। जब हमारा इस तरह से ब्लू ब्लैक में कोई भी चीज़ कन्वर्ट हो जाती है, तो उससे हमें पता लगता है कि फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल की प्रेजेंस है। ठीक है? तो वो बताता है हमें क्लोरोफिल की प्रेजेंस को। तो एक तरह की एक्टिविटी है, ये याद रख लेनी है। बच्चों वाली एक्टिविटी है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास, अब आपने एक एक्टिविटी ऐसी बतानी है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। ऑब्वियस सी बात है, आपने 2 पॉटेड प्लांट लेने हैं, सेम साइज़ के लेने हैं, उन्हें डार्क रूम में रख देना है 3 दिन के लिए। फिर आपने उसके साथ स्टार्च यूज़ करना है। जब आपने फिर उस प्लांट को उठा के जो सेपरेट ग्लास प्लेट होगी उसके अंदर रख देना है। फिर आपने उसको जो ग्लास होगा आपके पास, वो कुछ जैसे कि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड उसके नियर रख देनी, उस प्लांट के नियर, फिर वो ऑब्जॉर्व कर लेगा कार्बन डाइऑक्साइड को। और फिर हम उसको क्या कर देंगे, जितने भी हमारे प्लांट्स हैं उनको हम कोई जार होगा उससे क्या कर देंगे, सील कर देंगे उस जार को, और फिर उसके बाद उसको टाइटली बंद कर देंगे। और जो भी प्लांट्स की जो सनलाइट होगी उसको प्लांट को 3 आवर्स के लिए उस सनलाइट के अंदर रख देंगे। फिर उसके बाद उस लीफ, जो प्लांट का लीफ होगा, उसको स्टार्च के टेस्ट के लिए रेडी करेंगे। फिर जो लीफ होगा प्लांट का, उसको जार के अंदर रख के उसके अंदर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड होगा, तो वो कभी भी प्रेजेंस नहीं बताएगा स्टार्च की। तो इस तरह से आप बस बोल सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है, ना कि किसी प्लांट के लिए, मतलब किसी और चीज़ के लिए पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है इसके ऊपर। तो आप ये चीज़ बता सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब न्यूट्रिशन इन अमीबा क्या होता है, अमीबा एक यूनिसेलुलर एनिमल लिविंग प्लांट होता है जो कि पानी में रहता है और वो फूड लेता है, और जितना भी उसके जो आप इसमें सिंपल सा भी बोल सकते हो, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। अमीबा एक यूनिसेलुलर एनिमल लिविंग होता है जो कि पानी में रहता है, और जितने भी प्लांट होते हैं वो फूड बनाते हैं। और जो भी हमारे पास इसमें स्यूडोपोडिया का यूज़ किया जाता है, फूड वैक्यूल्स का यूज़ किया जाता है। जो फूड वैक्यूल्स होते हैं वो फूड को डाइजेस्ट करते हैं, ऑब्जॉर्ब करते हैं, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको फिर से क्या कर देते हैं, वो सरफेस ऑफ द सेल में भेज देते हैं। इस तरह से न्यूट्रिशन इन अमीबा हमारी कंप्लीट होती है, और ये हमेशा किस में पाया जाता है, एनिमल्स में पाया जाता है। तो बस आपने सिंपल सी लाइन बोल देनी कि अमीबा एक यूनिसेलुलर एनिमल होता है जो कि पानी के अंदर रहता है, पानी के अंदर होता है वो। और जितना भी उसका, उसमें हम फूड वैक्यूल्स का यूज़ करते हैं, और स्यूडोपोडिया का फूड वैक्यूल्स हमारा डाइजेस्ट करता है फूड को और ऑब्जॉर्व करता है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको फिर से सरफेस ऑफ द सेल में भेज देता है। यहाँ पे हम अमीबा की डायग्राम देख सकते हो आप। अमीबा है, ये न्यूक्लियस होता है बीच में, और ये मेरे पास क्या है, फूड पार्टिकल है। ये मेरा फूड वैक्यूल है, और ये मेरे पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, ये मेम्ब्रेन है, और ये साइटोप्लाज्म है, और ये स्यूडोपोड्स है। मैंने ऑलरेडी आपको ये चीज़ बता दी कि अमीबा होता क्या है, स्यूडोपोड्स क्या होता है। नेक्स्ट है, अब ये आपने लेबलिंग करके बना देनी है वहाँ पे पेपर में। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। अब ह्यूमन बीइंग्स में न्यूट्रिशन की क्या ज़रूरत होती है, क्या रोल है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग में। तो आप बोल सकते हो जो हमारे पास न्यूट्रिशन होगी, ऑब्वियस सी बात है, हम जो भी चीज़ खाते हैं वो हमारे डाइजेशन सिस्टम में क्या हो जाती है, डाइजेस्ट हो जाती है। तो ये चीज़ें आप बोल सकते हो। उसमें हम जब भी हमारी जो खाते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं एंजाइम की फॉर्म में, और वो एंजाइम हमारे टूट जाते हैं स्मॉलर मॉलिक्यूल की फॉर्म में। और जितने भी हमारे जो मेन ऑर्गन होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, जैसे माउथ हो गया,
ओसोफोगस हो गया, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन होगी, लार्ज इंटेस्टाइन हो गई और एनस हो गया। तो आपने ये सारी की सारी चीज़ें बोल देनी है। इसकी सारी चीज़ें जो ह्यूमन बीइंग्स की होती है, वो इन सब का रोल होता है उसमें डाइजेस्ट करने का, एक पर्टिकुलर पार्ट का नहीं होता है। हमारे स्लेवरी ग्लैंड होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं, लीवर होता है, पेनक्रियाज, इंटेस्टिनल ग्लैंड से सारे के सारे अपने-अपने पार्ट्स का अपना-अपना रोल है। इन पार्ट से हाँ, ह्यूमन बीइंग्स क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट करता है ईज़ी वे में। तो आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हो सारे पार्ट्स के बारे में कि सारे पार्ट्स का अपना-अपना रोल होता है। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, आपको ऑलरेडी बता दिया डायग्राम मैंने, ठीक है। सलाइवा ग्लैंड होता है हमारे पास, ठीक है। सलाइवा ग्लैंड की हेल्प से ही आप अपने फूड को अंदर ले जाते हो और डाइजेशन में इजी हो जाता है जितना हमारा ग्लैंड का, सलाइवा ग्लैंड का यूज़ होगा, ठीक है। अब ये सारी आपको डायग्राम बता दे दिया। टंग मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। एसोफोगस फूड पाइप को बोलते हैं, लीवर, स्टमक, पैनक्रियास, कोलन और रेक्टम, ये सारी की सारी चीज़ें आपने लेबलिंग कर देनी है। अपेंडिक्स वगैरह एक बार आपने रफ कॉपी के ऊपर ट्राई करना है, आपको ऑलरेडी आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। अब जो भी ह्यूमन बीइंग किससे करता है, ऑब्वियस सी बात है माउथ का यूज़ करेगा, फिर उसके बाद उसके स्टमक में चली जाएगी। तो जो फूड होता है हम उसको खाते हैं और खा के क्या करते हैं, उसको चबाते हैं हम उसको टीथ्स की हेल्प से, और हमारा जो सलाइवा होता है वो हमारी रोटी के साथ मिलता है, जिससे कि हमारी डाइजेशन की प्रोसेस क्या हो जाती है, अच्छी हो जाती है, और जो हमारा फूड होता है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। फिर वो चले जाता है हमारे स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर हमारे पास गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं जो कि गैस्ट्रिक जूस के साथ मिलके, एंजाइम के साथ मिलके हमारी जो रोटी होती है उसको ब्रेक डाउन कर देती है अलग अलग पार्ट्स में। फिर उसके बाद जितना भी हमारा फूड होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पास हो जाता है। तो सारी की सारी थ्योरी है ये आपने पढ़ लेनी है। और नेक्स्ट है हमारे पास इन द अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखो जो अपर पार्ट होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसको क्या बोल देते हैं, डिओडिनम, ठीक है। डिओडिनम में हमारा क्या होता है, जो फूड होता है वो मिक्स हो जाता है बाइल के साथ, जो कि लीवर क्या करता है, उसको प्रोड्यूस करता है। और फिर उसके बाद वो चले जाता है पेनक्रियाटिक जूस के अंदर। पेनक्रियाटिक जूस होता है पेनक्रियास से जो प्रोड्यूस होता है। फिर जो बाइल होते हैं वो टूट जाते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, उनको ग्लूबल्स बोला जाता है। और जो हमारे पास पेनक्रियाटिक जूस होता है एंजाइम्स को कंटेन करके, और फिर प्रोटीन रिलीज करता है और फैट्स में ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन वही है हमारे पास, स्मॉल इंटेस्टाइन का जितना भी हमारा जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो हमेशा हमारा कहाँ से पास होता है, लार्ज इंटेस्टाइन से पास होता है। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन का काम होता है इंटेस्टिनल जूस को प्रोड्यूस करना। जितने भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, फैटी एसिड, जितने भी अमीनो एसिड सारे के सारे, उनको क्या कर देता है, ये ब्रेक डाउन कर देता है और हर एक चीज़ को हमारे ब्लड वेसल के थ्रू सेंड कर देता है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखनी है इन द लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, वाटर ऑब्जॉर्ब होता है इसमें, और जो वेस्ट मटेरियल होता है हमारा वो एनएस के थ्रू कहाँ चले जाता है, बाहर निकल जाता है एनएस के थ्रू। तो आप बोल सकते हो वाटर इज ऑब्जॉर्ब्ड एंड द वेस्ट मटेरियल इज रिमूव थ्रू द एनएस। छोटा छोटा है, सिंपल सिंपल बताया है मैंने, ज़्यादा टफ करके नहीं बताया है। अब रेस्पिरेशन क्या होता है, हमारे पास एक प्रोसेस होती है जिसमें फूड हमारा सेल ऑफ द बॉडी से होके ऑक्सीजन की हेल्प से उससे रिलीज हो जाती है एनर्जी। और जितना भी हमारे पास ये सारे के सारे जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं हमारे सेल के, वहाँ तक पहुँच जाती है। और जो एनर्जी रिलीज होती है रेस्पिरेशन के टाइम, वो क्या करती है, एटीपी मॉलिक्यूल बनाती है। एटीपी की फुल फॉर्म आनी चाहिए आपको, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं इसको। और फिर उसके बाद वो एटीपी से होके एडिनोसाइन डी फॉस्फेट से होके जाता है। तो जैसे मैंने ऊपर आपको केमिकल रिएक्शन बताई है, डीपी प्लस फॉस्फेट एक किसके बराबर बन जाता है, एटीपी के बराबर। और एटीपी क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और फिर इसमें एनर्जी हमारी जो स्टोर होती है सेल के अंदर, वो किसकी फॉर्म में होती है, एटीपी मॉलिक्यूल के अंदर स्टोर होती है। तो ये आपने बता देना है, एटीपी मॉलिक्यूल के थ्रू ही हमारी जो बॉडी में एनर्जी स्टोर होती है वो एटीपी मॉलिक्यूल के थ्रू होती है। और जब हमारे सेल को ज़रूरत पड़ती है एनर्जी की, तो एटीपी क्या हो जाता है, टूट जाता है पानी के साथ मिलके, और फिर वो हमें क्या दे देता है, ये एनर्जी रिलीज कर देता है। तो ये एनर्जी रिलीज होने के लिए एटीपी एडीपी प्लस एनर्जी बन गया, ठीक है। एडीपी
क्या होता है हमारे पास एडिनोसाइन डी फॉस्फेट। तो पेपर में पूछ लेते हैं एटीपी और एडीपी की फुल फॉर्म, तो आपने याद रख लेना। एटीपी की फुल फॉर्म होती है हमारे पास एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और एडीपी की होती है हमारे पास एडिनोसाइन डी फॉस्फेट। तो ये इजी कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा टफ तो है नहीं ये आपकी बायो। तो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशंस कितने टाइप्स की होती है हमारे पास? टू मेन टाइप्स की रेस्पिरेशन होती है हमारे पास। एक एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, एक इनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ लेते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है हमारे पास। इसमें जो भी प्रेजेंस होती है सारी जगह पे हमारे पास ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है। ये हमारे लिए एनर्जी देता है अच्छे से, और जितने भी इसके एंड प्रोडक्ट्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी, वो सारे के सारे यूज़ किए जाते हैं। आप इस चीज़ को बोल सकते हो। इसमें ग्लूकोज होता है, उसको कन्वर्ट किया जाता है हमारे पास पायरोवेट साइटोप्लाज्म में, किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और जो हमारी ये पायरोवेट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी और माइटोकॉन्ड्रिया की फॉर्म में। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो एग्जाम्पल, ग्लूकोज को हमने एज अ साइटोप्लाज्म लिया है, और पायरोवेट करके उसको हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रखा, तो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड को मिला के, पानी को मिला के और एनर्जी को मिला के। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है, इसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। अब एरोबिक रेस्पिरेशन के बाद हमारे पास होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारे पास, इसमें हमारे पास ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है, और एरोबिक रेस्पिरेशन में हमारे पास क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है इसमें। और इसमें हमारे पास जितना भी ग्लूकोज होता है वो सारा का सारा कन्वर्ट होता है, और कन्वर्ट होने के बाद हमें क्या देता है? लैक्टिक एसिड एनर्जी देता है, जो कि हमारे मसल सेल में प्रेजेंट होती है। तो ये चीज़ आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप इस चीज़ का। और सारी की सारी मैंने प्रोसेस आपको बता दी। फिर उसके बाद जैसे भी हमारा ग्लूकोज अगर पाइरोवेट के साथ मिलके इथानॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी प्रोड्यूस करता है, बट इसमें क्या रहती है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रहती है। इसी तरह से आपने ये देख लेना है कि किस तरह से जो हमारे ग्लूकोज होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं अलग अलग पाथ में। जैसे कि ग्लूकोज है, अब ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है? हमारा पाइरोवेट में। पाइरोवेट क्या है? एक अपना एनर्जी देता है हमारे को, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में करते हैं हम जब साइटोप्लाज्म होता है उस टाइम हमारे पास देखो तीन चीज़ें प्रोड्यूस होती है। तीन चीज़ें मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी मिलती है इन माइटोकॉन्ड्रिया में। और हमारे पास एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में दो होती है हमारे पास, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, और इथानॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। ये इन ईस्ट होती है, और ये मसल सेल की फॉर्म में होती है। तो बस इतनी सी चीज़ है, ये सारी आपने ये आपको जो डायग्राम है ये समझ आ गई तो आप सारा का सारा थ्योरी में आराम से लिख सकते हो। इसलिए मैंने ये डायग्राम आपके सामने रखी हुई है। बहुत इजी है, ये रिएक्शंस आपने कर देनी है जब भी आपसे पूछेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन और इन एरोबिक, और नेक्स्ट थी आपके पास इनएरोबिक रेस्पिरेशंस, ठीक है। सो सारी की सारी ये चीज़ें आपने कर देनी है। नेक्स्ट है हमारे पास कि रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। अब रेस्पिरेशन होती है हमारे पास ह्यूमंस में, वो कौन कौन से मेन ऑर्गन्स होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के? ऑब्वियस सी बात है, सांस किससे लेते हैं? नॉस्ट्रल से, राइट है। नासल नासल कैविटी, ठीक है। और ये सारे के सारे ट्रैकिया हो गया हमारा, ब्रोंचिस हो गया, लंग्स हो गया, डायफ्रैगम हो गया, ये सारे के सारे हमारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रेस्पिरेशंस में। और ये सारे का सारे नोट्स हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप। सारी चीज़ें बताई गई है कि कैसे कैसे प्रोसेस परफॉर्म होती है, सारी की सारी किस तरह से वर्किंग होती है, किस तरह से एक्सचेंज करते हैं गैसेस को, किस तरह से वेसल्स का यूज़ होता है, किस तरह से एंटर करते हैं लंग्स में, किस तरह से ट्रैकिया की रिंग्स होती है, कार्टिलेजेस जो कि बचाती है। कार्टिलेजेस किस लिए होती है? कार्टिलेजेस ऑफ रिंग्स हमारे को जैसे कि हमारे एक्सीडेंट हो जाता है कई बार, तो जो हमारा ट्रैकिया है उसको बचाने के लिए, जो हमारे कोलैप्स ना हो हमारे कार्टिलेजेस का, तो वो उससे वो हमें सेफ रखते हैं, मतलब हमारी बॉडी, हमारे लंग्स को कोई नुकसान ना पहुंचे, इसलिए ये सारी चीज़ें कार्टिलेजेस वगैरह यूज़ की होती है, ब्रोंचेस वगैरह
तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख ही सकते हो, इतना मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। नासल कैविटी है, ओरल कैविटी है, ये सारा का सारा आप डायग्रामेटिकली देख लेना और इसकी लेवलिंग कर लेना, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। अब ब्रीथिंग का क्या मैकेनिज्म है, जब भी हम ब्रीथ करते हैं तो जो मसल्स होते हैं हमारे तो उस टाइम हमारा जो डायफ्रैगम होता है वो क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब वो सिकुड़ जाता है और धीरे धीरे वो नीचे चले जाता है, और इससे चेस्ट की कैविटी होती है वो क्या हो जाती है, चेस्ट कैविटी एक्सपेंड हो जाती है, मतलब उसकी जो पावर होती है वो तिगुनी हो जाती है, और इस तरह से हमारे लंग्स में एंटर हो जाती है, जिससे कि हम अच्छे से, बहुत अच्छे से एयर ले लेते हैं, ब्रीथिंग करते हैं अच्छे से। तो ये इसका काम होता है। डायफ्रैगम जिसमें मसल्स होते हैं उनमें रिलैक्स फील होता है हमारे को जब वो अपवार्ड ऊपर को जाते हैं, और जो चेस्ट कैविटी होती है हमारी वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। चेस्ट कैविटी जब कॉन्ट्रैक्ट होगी और हमारा डायफ्रैगम ऊपर की तरफ को मूव करेगा, तो उससे एयर होती है वो बड़े इजीली हमारे फेफड़ों में जाती है। तो इस तरह से आपने प्रोसेस बतानी है। जब हमने डायफ्रैगम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो नीचे को जाता है, जब उसके बाद जो चेस्ट कैविटी होती है वो हमारी एयर एंटर होती है लंग्स में, उसको एक्सपेंड कर देती है। तो ये पेपर में पूछ लेते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग बताओ, तो आपने देख लेना है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। अब ट्रांसपोर्टेशन है हमारे पास, तो कौन कौन से मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं हमारे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो हमारे पास एक आर्टरीज होती है, वेन्स होती है, और कैपिलरीज और हार्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अगर हमारी जो ऑक्सीजन होगी वो अच्छे से ट्रांसपोर्ट होगी, और हमारे जितने भी पार्ट है हमारी बॉडी के अंदर, जितने भी हमारा ब्लड है अच्छे से सर्कुलेट कैसे होगा, जब हमारी बॉडी में हर एक चीज़ अच्छे से सेटअप होगा बॉडी में, ठीक है। तो आपको बता दे दिया मैंने ऑलरेडी। ट्रांसपोर्टेशन में थ्री हमारे मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं ह्यूमन बींग्स के, उसमें इन्वॉल्व किया हमने। ब्लड होता है, आर्टरीज होती है, वेन्स होती है, कैपिलरीज होती है, और हार्ट होता है। अब इनको मैंने डिटेल में बता दिया है कि ब्लड होता है हमारे पास, इसमें हम जो भी ऑक्सीजन होती है, हमारे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, उनको ट्रांसपोर्ट फूड, ये सारे के सारे कंसिस्ट करते हैं। प्लाज्मा, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती है हमारे, इन सबको सेल है हमारे सारे, जो प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट करती है फूड को, वाटर को, कार्बन डाइऑक्साइड को, वेस्ट को। तो ये सारी की सारी क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। जो वाइट ब्लड सेल होते हैं वो क्या करते हैं, जो हमारे छोटे छोटे हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं उनको क्या कर देते हैं, मार देते हैं, और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। और प्लेटलेट्स हमारी जो भी क्लॉटिंग होती है ब्लड की, उसको क्या कर देते हैं, रोक देते हैं, और जिससे कि जब हमारे को इंजरी होती है उस टाइम हमारे को जो लॉस ऑफ ब्लड होता है उस टाइम, अगर हमारे प्लेटलेट्स ज़्यादा हो तो हमारे को ये क्लॉटिंग से बचा देते हैं, मतलब क्लॉटिंग नहीं बनती है हमारे शरीर में, ठीक है। तो ये ब्लड का है। आर्टरीज क्या होती है, आर्टरीज होती है जिसमें जो ब्लड होता है वो कैरी किया जाता है हार्ट से लेके सारे बॉडी पार्ट्स के अंदर अंदर, ठीक है। मतलब सारी बॉडी पार्ट को ये क्या देती है, ब्लड देती है। और ये इनकी जो वॉल होती है वो मोटी होती है, और इसमें हमारे पास वल्लब्स नहीं होते हैं इसमें, आर्टरीज में। नेक्स्ट है हमारे पास वेन्स। अब वेन्स क्या होता है, वेन्स का भी यही काम होता है, ब्लड को कैरी करना, जितने भी हमारा बॉडी पार्ट है उससे लेके हार्ट तक। और ये इनकी थिन वॉल्ड होती है, और इनके पास बल्लभ होते हैं। वेन्स में होते हैं हमारे पास बल्लभ, ठीक है। आर्टरीज में बल्लभ नहीं होते हैं, और आर्टरीज हमारी थिक होती है, वेन्स हमारी थिन होती है, और इसमें बल्लभ्स होते हैं। कैपिलरीज क्या होती है हमारी, कैपिलरीज हमारी नैरो ब्लड वेसल होती है, जो कि हमारी आर्टरी और वेन के साथ जुड़ी होती है। इसमें क्या होता है, जो फूड, वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो भी होती है वो सारी की सारी ब्लड के बीच में पाई जाती है। और सेल, जो भी सेल है वो आपस में क्या होते हैं, जो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं कैपिलरी के माध्यम से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हार्ट। अब हार्ट सबको आना चाहिए। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि पंप करता है ब्लड को, मतलब ब्लड देता है हमारे सारे बॉडी पार्ट्स को। हार्ट हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं हमारे पास। एक अपर चैम्बर होता है जिसको कि एट्रिया बोला जाता है, एक लोअर चैम्बर होता है जिसको वेंट्रिकल्स बोला जाता है। और जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो पंप करते हैं ब्लड को। डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं हमारे बॉडी के, जो वाल, उसमें वाल होती है हमारी वो मोटी होती है एट्रिया के कंपैरिजन में। जो राइट एंड लेफ्ट चैम्बर होते हैं वो हमारे सेप्टम से
अलग कर देते हैं हम उसको, जो कि हमारे को मतलब रोकता है, ऑक्सीजनेट और डीऑक्सीजनेट नहीं देता ब्लड को होने के लिए। एटेरिया में जितना भी हमारा ब्लड ऑक्सीजनेट होता है और डीऑक्सीजनेट होता है उसको मिक्स होने से बचाता है। और जितने भी हमारे वेंट्रिकल्स वल्व्स होते हैं उनके बीच में वो भी पीछे को नहीं हटने देते हमारे ब्लड को, मतलब आगे को ही बनाए रखते हैं उसके ब्लड के फ्लो को। तो ये सारा का सारा वर्किंग है हार्ट की। नेक्स्ट है हमारे पास, अब जो भी वर्किंग है किस तरह से काम करता है वो मैं आपको बता देती हूँ। जब हमारा लेफ्ट एट्रियम होता है वो रिलैक्स होता है, जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लंग से फ्लो होके जो पल्मोनरी वेन होती है वहाँ तक जाता है, उस टाइम लेफ्ट एट्रियम क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करता है तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपैंड हो जाता है और ब्लड हमारा फ्लो होना स्टार्ट कर देता है। जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर हमारा क्या कर देता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करना स्टार्ट कर देता है, तो वो किसके पास जाता है, ओटा सभी पार्ट्स ऑफ बॉडी को होके जाता है और उससे क्या हो जाता है, सर्कुलेटिंग हो जाता है हमारा ब्लड सभी पार्ट ऑफ द बॉडी को। उसके बाद जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो फिर से राइट एट्रियम में जाता है वेना कैवा के थ्रू, और राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, फिर राइट वेंट्रिकल एक्सपैंड हो जाता है और ब्लड हमारा फ्लो होना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि जब जो हमारा राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ब्लड पंप हुआ हमारे लंग्स से लेके पल्मोनरी आर्टरी तक, तो जो लंग्स होगा वो क्या कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देता है और ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्व कर देता है। फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से आता है लेफ्ट एट्रियम में, फिर उसके बाद यही प्रोसेस फिर से बार बार चली रहती है। इस तरह से हमारा ब्लड फ्लो होता है हार्ट के अंदर। एक साइकिल, जब वो एक साइकिल कंप्लीट करता है तो 2 बार हमारा ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड होके हमारा ब्लड फ्लो करता है, उसको बोल देते हैं डबल सर्कुलेशन। तो इस तरह से काम करता है हमारा हार्ट। अब लिम्फ होता है, लिम्फ एक कलरलेस फ्लूइड होता है जो कि हमारे इंटरसेल्युलर स्पेसिस में प्रेजेंट होता है, जिससे कि प्लाज्मा होती है हमारी, उससे जो कैपिलरीज होती है उसके हमेशा क्या हो जाती है, उससे क्रॉस होके जाती है। लिम्फ हमारा हमेशा, मतलब इसमें आप बोल सकते हो कि ये हमारा लिम्फोसाइड को कंटेन करता है, जो कि जर्म्स को बचाता है और हमारे बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। इतना सा बता देना आप, ठीक है, लिम्फ के बारे में। अब आपके पास दिया गया है हार्ट ऑफ मैमल्स, बर्ड्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड फिशेस। अब द हार्ट इन मैमल्स, मैमल्स में हार्ट का क्या रोल होता है। जो बर्ड्स होते हैं उनके पास 4 चैम्बर होते हैं, एक राइट और एक लेफ्ट साइड में होता है, जो कि हार्ट को सेपरेट करता है सेप्टम के थ्रू, और ये हमें हमेशा प्रिवेंट करता है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड को मिक्स होने से ब्लड में, और ये हमेशा हमें एफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई करता है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब भी हमें मोर एनर्जी चाहिए होती है, हमारी बॉडी टेम्परेचर जब हाई होता है उस टाइम हमें ये सारा का सारा प्रोसेस चाहिए होता है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड। अब हार्ट इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल, रेप्टाइल में क्या होता है, उनमें 3 चैम्बर्स होते हैं जो कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। उसमें से ऐसा होता है हमारे पास जो एनर्जी होती है वो मेंटेन नहीं होती है बॉडी टेम्परेचर के साथ, तो उसमें जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो सेम ही रहता है हमारी सारी सराउंडिंग के अंदर। फिशेस में क्या होता है, इसमें सिर्फ 2 चैम्बर्स होते हैं फिश में, और उसका जो ब्लड होगा वो सिर्फ ऑक्सीजनेटेड होता है उसके गिल्स में, जो गिल्स होते हैं ना उसके चारों ओर, जिसके थ्रू वो क्या करता है, सांस लेते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, अब प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन बतानी है आपने, जो भी फूड वाटर मिनरल है हमारे, वो सारे के सारे हमारे जो कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं एक्साइलम और फ्लोएम, इनके थ्रू हमारे क्या हो जाते हैं, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। और एक्साइलम को अब डिटेल में डिस्क्राइब कर दिया है कि एक्साइलम होता क्या है, इससे क्या प्रॉपर वो होती है हमारे पास, फंक्शनैलिटी क्या होती है इसकी। तो जो भी हमारे पास ट्रांसपोर्ट वाटर होता है और मिनरल होता है जो कि सारे प्लांट्स को मिलता है, और वो हमेशा 2 तरह के कंपोनेंट्स को होल्ड करता है, एक एक्साइलम वेसल को और एक ट्रैकिडिया को। वाटर और मिनरल हमारे एंटर कर जाते हैं रूट में, जिससे कि डिफ्यूज़न की प्रोसेस क्रिएट हो जाती है। इस तरह से हमारी ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस हेल्प करती है वाटर को अपर मोमेंट में जाने के लिए, उसको बोल देते हैं एक्साइलम। नेक्स्ट है हमारे पास फिलोइम। अब फ्लोएम क्या होता है, इसमें भी हमारा जो वो फूड होता है वो लीव्स को चले जाता है अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट को, जिसको कि बोला जाता है ट्रांसलोकेशन।
और जो फ्लोएम होता है हमारा, वो कंसिस्ट करता है ट्यूब और कैमेनियन सेल को, और जो भी हमारे पास लीव ट्रांसफर करते हैं जाइलम को एनर्जी के थ्रू, एटीपी मॉलिक्यूल के थ्रू करते हैं। और ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन सबसे ईजी है। एक्सक्रीशन एक प्रोसेस होती है जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं, और जो भी हमारी मेटाबॉलिक प्रॉपर्टी होती है वो बॉडी में से क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। ऑब्वियस सी बात है, जब हमारा वेस्ट प्रोडक्ट निकल जाएगा बॉडी से, उसके बाद मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी वो रिमूव हो जाएगी बॉडी से, क्योंकि हमारा सारा कुछ निकल गया, हमारी बॉडी से एनर्जी भी नहीं रहेगी हमारी बॉडी में। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि एक्सक्रीशन एक प्रोसेस होती है जो वेस्ट प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है। जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है हमारी, उस टाइम हम उसको बॉडी से रिमूव कर देते हैं। इसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है हमारे पास, वो हम सेल से क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, और सारी सराउंडिंग क्या हो जाती है हमारी, डिफ्यूज हो जाती है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो रिमूव करते हैं हम स्पेशलाइज्ड ऑर्गन के थ्रू। तो ये चीज़ आपने एक्सक्रीशन में याद रखनी है। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग, ऑब्वियस सी बात है, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग किडनी को पकड़ता है। यूरेटर्स यूरेटर्स होते हैं हमारे, यूरेटस बोल देना उसको, ठीक है। यूरिनरी ब्लड हो, यूरेथ्रा हो गया। किडनी हैज़ अ नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी, जो किडनी होती है उसमें नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट्स होती है, इसको बोलते हैं नेफ्रॉन्स। ये याद रख लेना, किडनी का है। नेफ्रॉन पेपर में आता है कि नेफ्रॉन क्या होता है। जो किडनी होती है उसके पास नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट्स होती है, जिसको बोला जाता है नेफ्रॉन्स। अब आपको नेफ्रॉन्स आना चाहिए। नेफ्रॉन्स हमारा एक कप लाइक स्ट्रक्चर की तरह होता है, जिसे कि बोमेंस कैप्सूल्स बोलते हैं, और जो कि बहुत ज़्यादा बंडल्स ऑफ कैपिलरीज को कंटेन करता है, जिसे बोला जाता है ग्लूमुलस। ये याद रखना है आपने, ठीक है। और जो बोमेन कैप्सूल्स होते हैं वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, फिर उनको ज्वाइन कर देते हैं कलेक्टिंग डक्ट के साथ। और फिर उसके बाद जो रेनल आर्टरी होती है, वो इंट्रोजीनियस वेस्टेज मटेरियल होता है, जैसे अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, उसको एक्सेस वाटर और साल्ट के साथ नेफ्रॉन में ले जाती है। फिर वो नेफ्रॉन क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं नाइट्रोजीनियस वेस्ट को, वाटर को, सॉल्ट को, और फिर उसको पास कर देते हैं ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में, और एक जगह कलेक्टिंग डक्ट में वो इकट्ठे हो जाते हैं। फिर वो वेस्ट पास हो जाता है यूरेटर्स से लेके यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर होता है जहाँ पे हमारा सुसु स्टोर होता है, एंड इज देन सेंट आउट थ्रू द यूरेथ्रा। फिर इसको वो क्या चले जाता है, यूरेथ्रा में चले जाता है, यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो उससे क्या निकलते हैं, यूजफुल प्रोडक्ट निकलते हैं। जो हमारा सुसु होता है ना, उसमें क्या क्या होता है, अमीनो एसिड होता है, ग्लूकोज, सॉल्ट एटसेट्रा, और फिर वो रीअब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं फिर से कैपिलरी, जो भी कैपिलरी के अराउंड हमारे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, और फिर वो रियल वेन से होके क्रॉस हो जाती है चीज़। तो ये सारी की सारी वर्किंग है। और इसमें बताया गया है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स और गैसेस बेस्ड प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं हमारे। कार्बन डाइऑक्साइड होगी, फोटोसिंथेसिस होगी, सारी की सारी हमारी रिमूव हो जाती है स्टोमेटा में से। याद रख लेना ये चीज़। और जितना भी एक्सेस वाटर रिमूव करते हैं हम स्टोमेटा की हेल्प से, और ये इसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस क्या होती है, तो आप बोल सकते हो जो एक्सेस वाटर रिमूव किया जाता है स्टोमेटा से, उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। कुछ वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं हमारे पास जो कि लीव्स के अंदर स्टोर होते हैं, फिर हम उन्हें लीव जो रिमूव कर देते हैं, तो उस टाइम जो लीव्स होती हैं वो सूखी पड़ जाती है और नीचे गिरना स्टार्ट हो जाती है। इस तरह से जितने भी हमारे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो सारे के सारे कहाँ स्टोर होते हैं, वैक्यूल्स में। और वेस्ट प्रोडक्ट्स में जैसे कि गम्स हो गया हमारा, सारे के सारे जितने भी हमारे रेसिन्स हो गए, सारे के सारे एक्साइलम सेल में स्टोर होते हैं। जो भी हमारे ओल्ड एक्साइलम सेल होंगे उनमें ही जाके स्टोर होंगे, न्यू एक्साइलम सेल में स्टोर नहीं होते हैं। और जितने भी हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो रूट से ही क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। इस तरह से एक्सक्रीशन इन प्लांट्स होती है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।